ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम सभी लोग पढ़ रहे हैं जो ये सब विधियां हैं उसी में, और हम पिछले जस्ट क्लास में बताए हैं कि जो विधियां हैं इनकी संख्या तकरीबन हम लोग पढ़ेंगे 20-21, तो उसी को हम लोग बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं। 10 डिस्कस हम कर लिए हैं, 11 डिस्कस करेंगे। 11वां है भाषा संसर्ग विधि। क्या है? भाषा संसर्ग विधि। ये क्या है? अश्याम विधौ संस्कृत भाषा शिक्षण सह व्याकरण से ज्ञानम दीयते। इस विधि में संस्कृत भाषा शिक्षण के साथ साथ व्याकरण व्याकरण का जो ज्ञान है उसको भी दिया जाता है। भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है? इस विधि में संस्कृत भाषा शिक्षण के साथ साथ व्याकरण से ज्ञानम दीयते, व्याकरण ज्ञान को भी दिया जाता है। गद्य एवं पद्य पाठन समय व्याकरण शब्दानाम ज्ञानम दीयते। गद्य एवं पद्य पाठ को पढ़ाते वक्त व्याकरण शब्दों का जो ज्ञान है इसको दिया जाता है। गद्य एवं पद्य जो पाठ है उसको पढ़ाते वक्त व्याकरण शब्दों का ज्ञान दिया जाता है, मतलब साथ साथ दिया जाता है ना। गद्य पद्य वाला पाठ हम पढ़ा रहे होते हैं, उसमें जो कुछ शब्दावली आती हैं या कुछ व्याकरण के नियम आते हैं उसको हम लोग उसी में बताते चलते हैं, समझते चलते हैं। प्राथमिक स्तर से कृते अत्यंत उपयोगी। यह जो विधि है प्राथमिक शिक्षण के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो भाषा संसर्ग विधि यही है कि गद्य एवं पद्य को पाठ पढ़ाते वक्त में ही उसी के साथ में, अर्थात संस्कृत भाषा शिक्षण के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान दिया जाए, अलग से नहीं। उसी के साथ में उसके जो शब्द आए, जो नियम आए उसको बताते चलें। यही क्या है? भाषा संसर्ग विधि है। आगे हम लोग चलते हैं। जो 12 नंबर का टॉपिक है, 12 नंबर का जो विधि है इसको हम लोग अब देखेंगे। यह है व्याकरण अनुवाद विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, ध्यान दीजिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत बार बन करके आया है, व्याकरण अनुवाद विधि। और जो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं ये सब, और इसके लिए जब और भी डिटेल जब हम लोग पूरा और विस्तृत कक्षा करते हैं तो उसमें चर्चा करते हैं कि यह कैसे, क्या जरूरत पड़ी इसको आने की। जैसा कि मैं पिछले वाले क्लास में बताया था ना कि जब अंग्रेजी धीरे धीरे आनी स्टार्ट हुई तो अपने यहाँ का संस्कृत दबने लगा, क्योंकि करने कराने वाले सब अंग्रेजी वाले हो गए। अब अंग्रेजों को संस्कृत से क्या लेना देना, उनका तो अपना काम चलना चाहिए, उससे वो मतलब रखेंगे, तो दबने लगी। अब यहाँ वाले लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सब सारी चीज़ें जो कथाएं हैं उसके पीछे की जो तर्क है वो बाद में, अभी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो फैक्चुअल बातें हैं, जो तथ्यात्मक हैं, बस उसी पर चर्चा करेंगे। तो व्याकरण अनुवाद विधि अश्याह विधेय प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर मान्यते। इस विधि के प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो है वो माने जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है व्याकरण अनुवाद से संबंधित हैं गोपाल रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, भंडारकर भी नाम रखेंगे उतना बहुत रहेगा। अतः अस्याह विधेय अपरम नाम वर्तते भंडारकर विधि। इसीलिए जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसका नाम भंडारकर विधि भी बताया जाता है। ध्यान देना, भंडारकर विधि किससे संबंधित है? व्याकरण अनुवाद विधि से। कहेंगे कि इसका अन्य नाम है भंडारकर विधि। अश्याम विधौ मनोवैज्ञानिक रूपेण शिक्षण कार्यते। इस विधि में मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षण किया जाता है। मूल जरूरी है ट्रांसलेशन वाली, ये यहाँ पे बहुत जरूरी है। अयम विधि ग्रीक लैटिन इत्यादि पाश्चात्य भाषाणाम अध्ययनाय उपयुक्त आशित। ओ इस विधि में जो है बताया ना, ग्रीक लैटिन इत्यादि जो पाश्चात्य भाषाएं हैं उनके अध्ययन के लिए उपयुक्त ये थी, उसको साथ में मिला के किया जाता था। मतलब इस पर ट्रांसलेशन में अनुवाद किया जाता था। संस्कृत का हिंदी और हिंदी का संस्कृत, या संस्कृत का अंग्रेजी, अंग्रेजी का संस्कृत, सीधे अंग्रेजी से, क्योंकि उसमें अंग्रेजी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रही थी। तो भारत देश से देखो यहाँ पर होना चाहिए आंग्ल, क्या होना चाहिए? आंग्लिया नाम शासन काले, अंग्रेजों के शासन के समय में विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च पाश्चात्य रीत्या संस्कृत अध्यापनाय डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल महोदय अयम विधि प्रदर्शितः तत्येव नामना अयम विधि भंडारकर विधि इति नामना प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारी बातों को नहीं बताया गया है, बस इतना बताया गया है कि जब अंग्रेजों के समय में महाविद्यालयों विद्यालयों में जो पाश्चात्य रीत से संस्कृत पढ़ाती थी तो उसमें यह विधि प्रयोग की जाती थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा उसमें बहुत बड़ी समस्या यही था, जो संस्कृत वाले जानने वाले लोग हैं वो अंग्रेजी से उनका कोई बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं था, लेकिन ये जानते थे कि अगर हम संस्कृत वालों को अंग्रेजी से नहीं जोड़ पाएंगे तो ये बिल्कुल पूरे प्रवाह से अलग हो जाएंगे। फिर जो बस वही बात कि अंग्रेज लोग के द्वारा जो करवाए जाने वाले कार्य हैं या उनके साथ काम करने में जो जा रहा है आ रहा है उसमें अंग्रेजी उनको चाहिए। अब अंग्रेजी ही केवल पढ़ें ये भी सही नहीं है, हमारी संस्कृति वाली संस्कृत छूट जाएगी, जो हमारे यहाँ की संस्कृत है ये तो लुप्त ही हो जाएगी। तो इसको छोड़े ना और उससे दूर न रह जाएं,
इसलिए दोनों के बीच का सिस्टम बनाए। और यहाँ पे ये भी बात है कि बहुत ज़्यादा व्याकरण पे नियम नहीं, बस कोशिश करो कि किसी तरीके से अंग्रेजी संस्कृत को जोड़ पाएँ। ठीक, मूल बात था संस्कृत को ही चलें, लेकिन अब आजीविका वो तो दिक्कत आ रही थी भाई। अंग्रेजों के समय में संस्कृत में कोई काम ही नहीं हो रहा था, अंग्रेजी में होगा तो अंग्रेजी जानने, सुनने, पढ़ने, बोलने वालों को ही नौकरी या फिर कुछ जो भी चीज़ें होती थी वो मिलती थी। तो उसके लिए इन्होंने एक रास्ता बनाया। भंडारकर महोदय ने पुस्तक द्वयम लिखितम, ये दो पुस्तक है, संस्कृत मंदिरांत, ठीक, मंदिरांत और संस्कृत मार्गोपदेशिका। ये कई बार क्वेश्चन आता है, आ सकता है, ज़्यादातर इसे तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन आ जाता है कभी कभी किसी परीक्षा में कि इसके लेखक कौन है या फिर यह पुस्तक किससे संबंधित है, कोई मिलान करने के लिए। ऐसा प्राथमिक लेवल में बहुत कम देखे हैं, राजस्थान वगैरह में देखने को मिला, अदरवाइज इधर तो नहीं। ठीक, तो ये दो पुस्तक इनको ध्यान सकते हैं। प्रत्येक पुस्तक के भाग चत्वारः कृतम, सभी में 4 भाग किए गए हैं। संस्कृतेन आंग्ल, देख लेना आंग्ल यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, आंग्ल भाषायाम अनुवादन, अनुवाद क्षमता, मैं बताया था ना संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद वाला सिस्टम है, यही है। फिर अंग्रेजी से संस्कृत, संस्कृत से अंग्रेजी, संस्कृत से अंग्रेजी, अंग्रेजी से संस्कृत, यही दोनों का बहुत जरूरी ध्यान दिया गया है। व्याकरण पाठ है, व्याकरण पाठ भी है। आंग्ल भाषा या संस्कृत अनुवाद क्षमता, अंग्रेजी से संस्कृत में या संस्कृत अंग्रेजी में, ये दोनों था। अनुवाद अभ्यासाय सहायक शब्दानाम कोशः, मतलब कुल मिला जुला कर इन्होंने, ये जो महोदय थे यह अनुवाद पर जोर दे रहे थे, और इनका कहीं ना कहीं यह मानना था, सोचना था, रहा होगा, यही रहा होगा कि लोग जो संस्कृत वाले हैं वो पीछे न रह जाएं। ठीक, उनको कई साल लग जाते हैं ना, अभी अंग्रेज गए उसके बाद कुछ संस्कृत की स्थिति इतनी कुछ सुधरी है, लेकिन सोचिए कि आज संस्कृत वालों को रोजगार चलाना अगर मुश्किल हो जाए तो कौन माता पिता अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना चाहेगा। आप ही लोगों में से कितने लोग संस्कृत पढ़ के आए हो? नहीं, बहुत कम, बहुत कम, ना के बराबर। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम बार बार इस चीज़ को करें, बार बार कह रहे हैं कि इसको एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक, जोड़िए, सब बहुत सारा कुछ है इसमें संस्कृत में। गुण क्या है इसका? अयम विधि मनोवैज्ञानिक विधि वर्तते, चलो मान लेते हैं कि यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। अस्या विधे पाठन समय समूह से आवश्यकता होती, करें आवश्यकता न होती कि ऐसा आवश्यकता होती, समूह की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, कि इसमें इस विधि में समूह की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाते वक्त में आप पढ़ाते रहें। मनोवैज्ञानिक तरीका है। अयम विधि ज्ञातात अज्ञातम प्रति, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है, सरल से कठिन की ओर होती है। स्वयं पाठी छात्राणाम कृते अयम विधि अत्यंत उपकरोति, जो स्वयं से पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए भी यह विधि अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि वो अनुवाद कर करके उसी माध्यम से धीरे धीरे सीख जाते हैं ना। बड़ी समस्या आई थी ये तो, किसी तरीके से इसमें रास्ता मिल गया कुछ कि लोग इस पे चले आए थे, अदरवाइज बहुत समस्या हो रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि, ये विधि भी, इससे भी क्वेश्चन बन करके खूब आए हैं भाई। पहले पाठ्य पुस्तक नहीं था, फिर बाद में पाठ्य पुस्तक आया, बहुत सहायता मिली होगी। अस्या विधे गणना नवीन अथवा आधुनिक विधि गणित, मतलब इसकी जो गणना है, इस विधि की, इसको हम लोग लेते हैं, किसमें काउंट करते हैं? आधुनिक विधि मानते हैं। पुरानी विधि नहीं है पाठ्य पुस्तक, उसमें तो पुस्तक ही नहीं था, आधुनिक विधि में इसको मानते हैं हम लोग। ठीक, पाठ्य पुस्तक आधुनिक विधि मानता है। अस्या विधि प्रवर्तक डॉक्टर वेस्ट महोदय, इसके प्रवर्तक डॉक्टर वेस्ट हैं। आधुनिक भारते विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च वैज्ञानिक विषयानाम अध्यापनाय पाठ्यपुस्तक विधि प्रचलति, कह रहे हैं कि जो आज के समय में विद्यालयों, महाविद्यालयों, ठीक, इन सभी जगहों पे जो वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन किया जा रहा है, अध्ययन के लिए पाठ्यपुस्तक विधि ही प्रचलित है, अर्थात पाठ्यपुस्तक के द्वारा ही बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा दिया जाता है इसी के द्वारा। शिक्षा शास्त्री नाम मनोवैज्ञानिकानाम विदुषानाम च निरंतर प्रयासेन निष्पन्नम अयम विधि, शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और तमाम विद्वानों के द्वारा बहुत निरंतर प्रयास से, बहुत प्रयास करने, अथक प्रयास करने के बाद में फिर इस विधि का निष्पन्न हुआ, यह विधि आई, यह मतलब इसको माना गया कि हाँ ये भी विधि सही है, इससे करवाया जाए। बहुत खोजा गया। ठीक, इसका गुण क्या है? सबसे बड़ी गुण तो यही है कि अब पुस्तक आ गया तो गुरुजी ना भी रहें तब भी कुछ न कुछ बच्चा पढ़ सकता है, होमवर्क भी दिया जा सकता है। पहले पुस्तक ही नहीं था तो सामने ही बैठो, उसी जगह पढ़ो, उसी जगह सुनाओ, आज घर जाना, कल आना, तो फिर वहीं सुनाओगे, तब आगे बताओ। मतलब उसमें चोरी नहीं चल पाती थी। फिर यह विधि आई। गुण, छात्राणाम शब्दकोश से वृद्धिकरणे शुद्धोच्चारणे च अत्यंत उपयोगी अयम विधि, इस विधि से संस्कृत शब्दकोश जो है, जो भी शब्दकोश है, संस्कृत, अंग्रेजी, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी जो भी है, उसमें बहुत वृद्धि हुई। और उच्चारण में भी, शुद्ध उच्चारण में भी, ताकि जैसे मान लीजिए बोल दिए हम तुम क्या करते हो, तो वो हो सकता है बच्चे को सही नहीं सुनाई दिया हो, करतो हो सुन दिया गया हो, करतो हो, कुछ कहीं कहीं अलग अलग भाषाएं भी होती हैं, वो ऐसा ऐसा बोलते हैं कि क्या बोलत हो,
इस तरीके से, जबकि उसका शुद्ध जब वो लिखा रहेगा किताब में तो समझ पाओगे कि हाँ इसका वो गुरुजी बोल रहे थे करते हैं और हमको सुनाई दे रहा था करतो हैं। ठीक, तो कभी कभी ऐसा प्रोनाउंसिएशन लोग बोलते हैं, हम बहुत बार ध्यान दिए हैं। जैसे अंग्रेजी में अगर हम बात करें टू बोलें तो ये नहीं समझ में आता है कि TO2 बोले हैं कि TWO2 बोले हैं कि TOO2 बोले हैं। तो इस तरीके से वो जब लिखा रहता है तो उनको स्पष्ट और पता चलता है अच्छा अच्छा यह बोले हैं। कई बार आप लोग तो मान लीजिए सीधे मेरी वॉइस सीधे आपके कान तक पहुंच रही है। पहले क्या होता था कि 300, 350, 250, आज भी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएंगे देखेंगे बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, प्रोफेसर लोग वहाँ से बोलते हैं, बहुत तेज नहीं बोलते, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। जो लिखते हैं बस वहीं पता चल पाता है, जो ऐसे केवल बताते हैं एक दो बेंच के बाद में एकदम नहीं पता चल पाता है। तो वो किताब जब पढ़ता था तो समझ में आता है कुछ चीज़ें तो समझ में आती कि हाँ यह हुआ बोले होंगे या इस तरीके से वो बोले थे। तो अभी तो पूरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, थोड़ा सा नहीं पहुंच पाता तो आप लोग कहते हो सर आवाज़ नहीं आ रही है ना, लेकिन उस टाइम पर ऐसा ही होता था, पूरी आवाज़ भी नहीं पहुंच पाती थी, बहुत सारा चीज़ सोचना पड़ता समझना पड़ता था। पुस्तकों में जाकर पढ़ने से वो जो सही चीज़ें लिखी गई हैं उस बात का पता चल पाता था। अस्याम विधौ छात्रा अवकाश समय अपि गृहे स्थित्वा पठितुं शक्नुवन्ति। करें कि इस विधि में छात्र अवकाश के समय जो मान ली छुट्टियां चलने लगे उस समय में ही घर पे रह करके कुछ पढ़ सकता है। भाई उसके पास पुस्तक है, पुस्तक के माध्यम से पढ़ सकता है, कुछ लिख सकता है, ये भी अभिव्यक्त भी कर सकता है। तो अनेन विधि नाम छात्राणाम शीघ्र वाचन से शैली वर्धते। अनेक विधियों के द्वारा अगर देखा जाए तो इस विधि से छात्र में शीघ्र ही वाचन शैली आ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ने लगता है और बढ़िया पढ़ते बहुत बढ़िया पढ़ने वाला हो जाता है। कभी कभी तो फिर आप उच्च क्लासेस में पहुंच जाते हैं, उच्च कक्षाओं में पहुंच जाते हैं तो हाँ गुरुजी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, किताबों के माध्यम से आप खोज खाज के कहीं न कहीं से निकाल के पढ़ ही लेते हैं, होता है कि नहीं। अभी आ गया दोष। जो चीज़ें यहाँ नहीं हो पाती होंगी दोष हो जाएगा। छात्राणाम अवधारणम केवलम पुस्तक पर्यंतम एवं सीमित भवती है। अब छात्र का ध्यान केवल यही रहेगा कि यह पुस्तक हमको दे दिया गया, बस यही पुस्तक हमको कर लेना है, यही हमको करना है, इससे ज़्यादा कुछ सोचना पड़ना नहीं है। तो इसकी जो छात्रों की अवधारणा है केवल पुस्तक रह गई है, पुस्तक तक ही सीमित हो गई है। और जब क्वेश्चन भी बन रहा है तो पुस्तक से आ रहा है, इसलिए उसी चीज को क्वेश्चन करने पढ़ने रटने में लग जा रहा है व्यक्ति। आप देखिएगा CBSE में जो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे उनके जो गुरुजी लोग जो पढ़ाते थे जो वही पढ़ाते थे उसमें से क्वेश्चन आ जाता था, वो लोग पूरा नंबर कर लाते थे। जबकि यूपी बोर्ड में बहुत सारे बच्चे आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे कि किताबें कोई फिक्स नहीं होती थी, अवधारणाओं का आपको बता दिया था, क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, वो किताब में जरूरी नहीं किताब में छपे रहें, वो कहीं बीच में से आ जाते हैं, इधर से आते हैं। वही हाल अब आप लोग फेस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसको परेशानी इसको होती है जो CBSE बोर्ड से आए होंगे। क्यों? उनका कारण इसका कारण यही हो सकता है क्योंकि वो बेचारे सीधे क्वेश्चन किताब में रहता था उसको रट लेते थे, आ जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे पूरा सीधे रटे रटाया कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है। अच्छा, ऐसे ही लोग बहुत सारे उतारने के चक्कर में पड़े होते हैं, सर ये वाला नोट सवा, वो वाला नोट सवा, या ये किताब दे दीजिए, उसी पढ़ लेते हैं, उसी से क्वेश्चन बने। परेशानी हो जाती है उनके लिए, बहुत परेशानी हो जाती है। तो सही जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करना जरूरी है, उसके विचारों को तक जानना जरूरी है। छात्राः संस्कृत भाषायाः यथार्थ यहाँ पर यथार्थ स्वरूपम न जानन्ति। छात्र संस्कृत भाषा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, जो वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं समझ पाते हैं, वो पुस्तक तक ही सीमित रह पाते हैं। यथार्थ में उसके प्राण वगैरह तक, फिर उसके व्याकरण तक, और उसके कैसे शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्या होना चाहिए, कैसे व्याख्या होगा, वो जब उसके तक पहुंचोगे, नीचे तक पहुंचोगे और समझ में आएगा। पाठ्य पुस्तक से थोड़ा सीमित चीजें हो जाती हैं, बस इतना पढ़ो इतना परीक्षा, इतना पढ़ो इतना पढ़ो, पास होते चले गए, बात खत्म। कई बार तो हो जाता है पढ़ करके पास भी हो गया बच्चा और बहुत सारी चीजें नहीं जानता है, बहुत सारी चीजें नहीं जान पाता है। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। अनेक शब्दाः व्याकरण संबंधिता भवन्ति येषां छात्राः सम्यक रूपेण अर्थ न जानन्ति। अनेक ऐसे शब्द हैं जो व्याकरण संबंधित होते हैं और उसके बारे में छात्र भली भांति रूप से नहीं समझ पाता है और इसीलिए वो उसकी व्याख्या भी नहीं कर पाता है और उल्टा सुल्टा अपना तर्क देने लगता है। जैसे इस समय अगर हम बात करें दिव्यांग की, अब दिव्यांग में बात करेगा तो देवी अंग के बारे में बात करेगा कोई, और देवी अंग दिव्य अंग ऐसा कुछ करेगा और बाद में पता चलेगा कि या तो ये तो सिस्टम से अलग तरीके से बना दिया गया है, तो वहाँ वो अपना तर्क करता रह जाएगा, यहाँ पे दूसरा कुछ हो जाएगा। तो बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे अंतर, कुछ कुछ तो चलन में आ जाते हैं ना, कुछ कुछ तो चलन में जो कि हमको नहीं लगता है कि व्याकरण में कहीं तरीके से सही थे और उसको चलन में डाल दिया गया क्योंकि महोदय बोल दिए ऐसा। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अगर आप लोग व्याकरण नहीं पढ़ते हो तो, बहुत जगहों पर दिक्कत आती है, अर्थ करने में दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते हो, अनाप शनाप हो जाता है। प्रत्यक्ष विधि महत्वपूर्ण विधि है, ध्यान देना। प्रत्यक्ष विधि
अथवा निर्बाध विधि, इसी को डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड्स बोलते हैं, मेथड ऐसे बोलो, ठीक। तो इसको ये भी बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष, ध्यान देना, प्रत्यक्ष या निर्बाध विधि, ये बहुत जरूरी, प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में क्या होता है, अस्याह विधे सुगम पद्धति मातृ विधि इति अन्य नामानि सन्ति। माने इस विधि का नाम देखें तो सुगम पद्धति भी कह सकते हैं या मातृ विधि भी कह सकते हैं, इसको अन्य नाम से, यही दोनों नाम से और भी जान सकते हैं, निर्बाध विधि भी कह सकते हैं, ठीक। यह प्रत्यक्ष विधि है, बहुत बढ़िया विधि ये भी है। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम आंग्ल भाषा, आंग्ल, ठीक है, वहां पे देखो लिखा था, आंग्ल भाषा बोधनार्थम, बोधन के लिए अस्याह विधे प्रयोगम कृतम। सर्वप्रथम यह अंग्रेजी भाषा के बोध के लिए यह विधि प्रयोग में लाई गई थी, बाद में धीरे धीरे इसको संस्कृत में भी ठेल दिया गया। अनेन संस्कृतम अपि संस्कृत माध्यमेन पाठयते, ना संस्कृत को भी संस्कृत माध्यम में पढ़ाया जाता है, ऐसा। फिर शिक्षण समय कक्षायाः वातावरणम संस्कृतस्य स्यात्, शिक्षण के समय में कक्षा का वातावरण संस्कृत, जैसे पढ़ा रहे हो तो संस्कृत होना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाओगे मतलब लक्ष्य भाषा में ही होना चाहिए। कक्षायाम अध्यापक छात्रा च संस्कृत भाषा अनुसरण करोन्ति, कक्षा में जो अध्यापक हैं, छात्र हैं, अध्यापक और छात्र वो दोनों संस्कृत भाषा में ही बातचीत करें, भाषा व्यवहार करें, जो भी करना है संस्कृत में करें। अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में करें, अंग्रेजी पढ़ा रहे हो अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी में करें। इसीलिए मैं बोल देता हूँ लक्ष्य भाषा में करें, मतलब जो भाषा निर्धारित की गई हो उसमें। जैसे अगर हिंदी पढ़ रहा होगा तो हिंदी में करेगा, संस्कृत पढ़ रहा होगा तो संस्कृत में करेगा, उर्दू पढ़ रहा होगा तो उर्दू में करेगा, तमिल, मलयालम, कन्नड़, असमी जो भी है उसको उसी भाषा में वो करेगा। यही है प्रत्यक्ष विधि। संस्कृत शिक्षणे अस्याह विधे सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर वीपी वकील महोदय द्वारा मुंबई नगरे कृतम। सर्वप्रथम इसका प्रयोग वीपी वकील के द्वारा मुंबई नगर में किया गया था, इस वाले शिक्षण का। और इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि व्याकरण आना ही चाहिए, नहीं, आप थोड़ा सा कम ही आए कोई बात नहीं, लेकिन संस्कृत को संस्कृत में करो, थोड़ा चलने दो, सब सही है। व्याकरण पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था इसमें, ठीक है। उद्देश्य क्या था भाई इसका, उद्देश्य देखो, मातृभाषा आंग्ल भाषा इत्यादि भाषा नाम बिना संस्कृत शिक्षण। मातृभाषा और अंग्रेजी इत्यादि ये सभी भाषा बिना संस्कृत मतलब अंग्रेजी भाषा की जरूरत ना पड़े, संस्कृत भाषा सीधे संस्कृत को संस्कृत में सीखें। वो कहना चाहते हैं कि अब मातृभाषा के सहयोग से संस्कृत नहीं सीखना है, अंग्रेजी भाषा के सहयोग से संस्कृत नहीं सीखना है, संस्कृत को सहयोग संस्कृत में सीखो, ऐसा। अस्याह विधि प्रमुख उद्देश्य छात्राणाम चिंतनम संस्कृतमय स्यात्। इसका मूल विधि जो है, मुख्य उद्देश्य यही है इस विधि का कि छात्रों में जो चिंतन है वह संस्कृतमय होनी चाहिए। अब मैं बार बार बता रहा हूं यहाँ पर संस्कृत इसीलिए क्योंकि संस्कृत भाषा है और संस्कृत के लिए हम बोल रहे हैं। ऐसे ही अगर हिंदी हुआ तो हिंदी भाषा हिंदी के लिए बोली जाएगी, उसमें मातृभाषा वगैरह सबका सहारा न लो, डायरेक्टली उसी में बोलने की कोशिश करो। वही आगे अभी आएगा, आप लोग पढ़ोगे कि व्याकरण के नियमों को जाने न जाने, अरे नहीं आ रहा तो क्या करें, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, सभी लोग धीरे धीरे आ जाएगा, सभी लोग धीरे धीरे आ जाएगा। गुण क्या है इसका, शिक्षण सिद्धांता नाम अनुकूलो अयम विधि। शिक्षण सिद्धांत के अनुकूल बताया जा रहा है भाई, बच्चों के अनुरूप बताया जा रहा है, जैसे वो सीख पाए। बहुत सारे नियम, कठिन नियमों सब नहीं बताया जा रहे हैं। छात्र शिक्षकयोः मध्य, छात्र और शिक्षक के मध्य में अंतः क्रिया प्रचलित, अतः छात्रा सक्रिया भवन्ति। इन दोनों के मध्य में अंतः क्रिया होती है, बहुत सारे बात विचार भी होते हैं, इससे छात्र क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। श्रवणे पठने भाषणे लेखने च पर्याप्त अवकाश उपलब्ध, इन सभी में समय पर्याप्त मिल जाता है। भाषणेन वाचन कौशलम लेखन कौशलम च सुलभतया प्राप्तुम शक्यते। कह रहे हैं कि भाषण से वाचन कौशल में थोड़ी आसानी हो जाती है, भाषण से वाचन, फिर उसके बाद लेखन, ठीक, धीरे धीरे कर करके सब में धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है, सुलभता आ जाती है, आराम हो जाता है। छात्राः संस्कृत भाषा या व्यवहारिक ज्ञानम जानन्ति। छात्र जो है संस्कृत भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को जानते हैं, वो सैद्धांतिक वाली कम व्यवहारिक ज्ञान को ज्यादा जानते हैं, ठीक। बस बोलने लगे, किसी तरीके से समझने लगे, यही बहुत बात है। इसके अंदर दोष क्या क्या है, अयम विधि प्राथमिक स्तरे एवं उपयुक्ता अस्ति एवं प्रतिभाशालिना छात्राणाम कृते एवं उपयोगी वर्तते। प्रतिभाशाली के लिए भी सही है, प्राथमिक भी सही है, लेकिन जो आगे चला जाएगा आधी अधूरी, उसको सही तरीके से पूरी व्याकरण वगैरह का ज्ञान नहीं है, बताओ वो संस्कृत को कैसे उत्कृष्ट कर पाएगा। काम चलाऊं वाला तभी हो जाएगा, जानते हो, जब बहुत हजारों साल से कोई नियम बनता हुआ आया है, थोड़ा सा चेंज कर देने से कुछ दिनों तक उसका असर नहीं दिखाई देता है, इसका असर लंबे समय के बाद दिखाई देता है। जब ये बुद्धिमान लोग सब खत्म होने लगेंगे और जंगर चोरई की एक हद हो जाएगी, तब धीरे धीरे सब बेवकूफे पैदा हो जाएंगे और फिर देखो कैसे हो जाएंगे। जैसे अभी देखो मैथमेटिक्स का सिलेबस किस तरीके से डाउन किया गया 9, 10, 11, 12 में। पहले बहुत कम था, फिर बीच में बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया था, 2-2, 3-3 किताबें हम लोग समय में, विज्ञान की 3 किताबें हो गई थी,
पेपर भी 3-3 हुआ करते थे। फिर जब आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ तो मैथमेटिक्स में हम लोग 6-6 किताबें पढ़ते थे। उसके बाद जस्ट कुछ ही दिन बाद में पूरा होगा, मैथ की 2 किताबें हो गई। अब हमको लगता है उसमें से बहुत सारे चैप्टर कट करके अब पतले-पतले हो गए, बहुत कुछ काट दिया गया। अब सोचो कि अगर जो बच्चे इस चीज को पढ़ करके आ रहे हैं, हाँ, अगर उनसे 4 से 10 साल बाद में वो पुरानी चीजों पे क्वेश्चन बने या ऐसा समस्या उनके सामने आए तो वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे? क्या वो उतनी मजबूत हो पाएंगे? हमको नहीं लगता है। फिर कहेंगे हमारे सिलेबस में नहीं था। इसका मतलब पाठ्य पुस्तक तक सीमित हो गए आप। इसका मतलब कहां तक सीमित हो गए? पाठ्य पुस्तक तक सीमित हो गया। पाठ्य पुस्तक तक सीमित होना केवल एक अच्छे विद्वान का लक्षण नहीं है। धीरे धीरे कमजोर किया जाता है। धीरे धीरे आपका ये सब में बुद्धि चलना बंद हो जाएगा। फिर वहीं कुछ लोग विषय विशेषज्ञ, कुछ लोग ज्ञान जानकारी लोग वहीं अपना नारायण। फिर उसके बाद तो फिर सोच लो क्या होगा। केवलम भाषण कौशल से एवं विकास होता है। इससे केवल भाषण कौशल का विकास होता है। मैं बताया ना कि लिखने उखने वाला जहाँ ग्रामेटिकली बात आती है, जहाँ व्याकरणात्मक चीजें होती है, जहाँ शुद्ध उसके व्याकरण के तरीके से क्या, जिससे वही बात है कि अंग्रेजी देखो, बहुत सारे कम लोग हैं जो अंग्रेजी को बिल्कुल शुद्ध रूप से बोलते हैं। नहीं तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो स्पीकिंग वाली है वो आप तो कर लेते हैं, लेकिन जब कभी उनसे व्याकरणात्मक जो ग्रामेटिकल जो इंग्लिश अगर करना हो तो उनकी हालत खराब हो जाती है। सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं, सही तरीके से प्रीपोजिशन नहीं हो पाती है, कहीं कुछ लगाने कहीं कुछ लगा देते हैं, सही से वास नहीं रहती है, बस वो टपटपा देते हैं कुछ इधर उधर कर करके हो गया। तो वैसे ही धीरे धीरे संस्कृत को टपटपाने के लिए कंडीशन बनाया जा रहा था। कुछ दिन बाद पता चल जाएगा कि वास्तविक ज्ञान किसी के पास नहीं बचा, सब यही टपटपाने वाले ज्ञान हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से गलत होता है, लेकिन फिलहाल उस समय के लिए भाई जरूरी था। जिस समय लोग छोड़ के भाग रहे थे तो उस समय जरूरी था कि भाई चलो थोड़े से ही यही पढ़ लो। आगमन निगमन विधि, जैसे सपोज करो कि कभी कभी क्या होता है किसी परीक्षा में, मान लो संस्कृत की ही परीक्षा में हम मान लेते हैं, संस्कृत सभी लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ी पेपर सरल बना कर करके सबको थोड़ा सा ज्यादा नंबर अगर उसमें देने की प्रोसेस लाया जाए तो बहुत सारे बच्चे इसमें आए तो, लेकिन जो पास होकर के आगे बढ़े हैं ये बहुत अच्छे से परीक्षा नहीं पास करे हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए सिलेबस बहुत कम कर दिया गया था, इनकी परीक्षण बहुत स्लो वाली हुई थी, बहुत कठिन स्तर का इनको पढ़ाया भी नहीं गया था बहुत अच्छे तरीके का। जब कभी ये जो जानकार थे वो लोग टपक गए बेचारे, जब ये लोग मास्टर बनेंगे और इनके नीचे अगर मान के संख्या बढ़ गई संस्कृत में पढ़ने वालों की तो ई वाले पढ़ाएंगे क्या? खुद ही नहीं पढ़े थे तो कितना पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे? तो इसका असर अभी नहीं देखने को मिला। अभी तो रिजल्ट बन गया, वाह वाह क्या बात है क्या बात है, लेकिन कुछ दिन के बाद में सोचो कि इसका असर कितना बुरा आएगा, कितना भयावह आएगा। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, आगमन विधि क्या है? यही है उदाहरणात् सूत्रम प्रति। ठीक, उदाहरण से नियम, अभी आगमन पढ़ाएंगे फिर निगमन पढ़ाएंगे ना। तो आगमन विधि पहले बता रहे हैं, उदाहरण से सूत्र की ओर, फिर जब निगमन बताएंगे तो सूत्र से मतलब नियम से तब उदाहरण की ओर हो जाएगा। आगमन विधेय सोपानानि उदाहरण प्रस्ताव निरीक्षणम नियम निर्धारणम तब परीक्षणम। अर्थात पहले उदाहरण दिया जाता है, ध्यान रखना, उदाहरण से नियम की ओर हम लोग चलते हैं। यह आगमन है, एक क्वेश्चन नहीं बनता, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि। उदाहरण से प्रारंभ होगा, उदाहरण होता है, उदाहरण प्रस्ताव किया जाता है, फिर उसका निरीक्षण किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं, फिर उसका परीक्षण किया जाता है, फिर एक वही पक्का नियम फिक्स हो जाता है कि हाँ इसका यही नियम सही है। फिर निगमन वाले में अगर जाते हो तो निगमन विधि वाले में उदाहरण से नियम जो था वो नियम से उदाहरण हो जाएगा। अत्र अध्यापक सर्वप्रथम छात्राणाम समक्ष उदाहरण प्रस्तुत। ध्यान देना, ये आगमन विधि में है, एक इसमें है। अभी हम आगमन पर बात कर रहे थे। सबसे पहले छात्रों के समक्ष क्या होता है? उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उदाहरण के निरीक्षण कर करके नियम निर्धारण किया जाता है, और उसके बाद छात्रेण कृत नियमस्य परीक्षण करोति, फिर छात्रों के लिए नियम का परीक्षण किया जाता है। अर्थात उदाहरण से नियम की ओर चलता है आगमन विधि। कौन सी विधि है यह? आगमन विधि। अस्याह विधे प्रयोग वेद कालात आरभ्यते, वेद काल से यह आरंभ हुई है, उदाहरण से नियम की ओर। अस्याम विधौ ज्ञातात एवं अज्ञातात प्रति, यह विधि जो थी अस्याम विधि ज्ञातात अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर इस शिक्षण सूत्र को फॉलो करती है। अर्थात यह इस नियम से चलती है, यही है आगमन विधि। इसमें इस सूत्रों का हेल्प लिया जा सकता है, अर्थात इसमें जो क्रिया कराए जाते हैं इस तरीके से करेंगे, इन सभी जो सूत्र थे इनसे मैच करेंगे। अब बात आगे, अभी देखो यहाँ गुण है, अभी गुण को बता दें। इसके गुण क्या है इसका? अयम विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांता नाम अनुसरणम कुर्वन्ति, यह विधि जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करती है। अश्याम विधौ छात्रा चतुर्ष सोपानेषु सक्रिया भवन्ति, इसमें जो छात्र चारों सोपानों में श्रवण भाषण पठन लेखन इन चारों में क्या है यह सक्रिय होते हैं, अर्थात बढ़िया है तब तो। अनेन छात्राणाम चिंतन
चिंतन शक्ति विश्लेषण शक्ति वर्धते, और छात्रों के अंदर क्या होता है, सभी छात्रों के अंदर क्या होता है, लगभग चिंतन शक्ति विश्लेषण शक्ति ये शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, डेवलप हो जाती है। सर्वत्र अस्याह विधेय प्रयोग कर्तुम न शक्यते, सर्वत्र इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हो। विज्ञान गणित व्याकरण आदि सीमित विषयेषु एवं अस्याह विधेय प्रयोग भवति, इन्हीं विषयों में इसका प्रयोग कर सकते हो, सभी विषयों में कहो कि इसका प्रयोग कर लें आगमन विधि का तो नहीं हो पाता है। जैसे विज्ञान में, गणित में, व्याकरण में, इन सब में इसका प्रयोग आराम से हो जाता है। सर्वे छात्राः अस्याह विधेय प्रयोग कर्तुम न शक्नुवन्ति, सभी छात्र इस विधि का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई उतना अनुभव उतना ज्ञान उस लेवल का होगा तभी वो कर पाएंगे, अदरवाइज वो अटकने लगेंगे। ठीक, तो धीरे धीरे करते करते आता है, बट तुरंत सभी के लिए जरूरी हो जाए, एकदम फिक्स हो जाए, जरूरी भी नहीं है। अब बात आती है निगमन विधि का, अब बात आती है किसका, निगमन विधि क्या है, नियमात उदाहरण प्रति, नियम से उदाहरण की ओर। नियम, अभी हम लोग पढ़े आगमन विधि, अब हम लोग पढ़ रहे हैं निगमन विधि। तो निगमन विधि में क्या है, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर है। ठीक, अस्याह विधि, इस विधि में क्या होता है, प्रयोगार्थ शिक्षक छात्राणाम समक्ष एक नियम प्रस्तुत करोति, मतलब पहले नियम प्रस्तुत करेंगे, प्रयोग के लिए शिक्षक छात्रों के समक्ष एक नियम प्रस्तुत करते हैं। अयम विधि सामान्यात विशेषम प्रति काल्पनिकात वास्तविकम प्रति, वही काल्पनिक से वास्तविक की ओर या सामान्य से विशेष की ओर, या इसको फॉलो करती है, नियम से उदाहरण की ओर। ध्यान देना, मूल नियम से उदाहरण मत भूलना, नहीं गलत हो जाएगा, फिर कई बार क्वेश्चन इसी से आ जाता है केवल। और फिर यही जो है सामान्य से विशेष की ओर या काल्पनिक से वास्तविक की ओर, इसमें भी सपोर्ट करती है, यही उसका कह सकते हो कि हाँ इसमें यह दिखाई देता है या नहीं। शिक्षण सूत्राणाम अनुसरण करो, तो शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करता है। निगमन विधेय, निगमन विधि में क्या होते हैं, सोपान, निगमन विधि के जो सोपान है, यहाँ से अलग हो जाना चाहिए था, हेडिंग बना देना चाहिए था इसको। इसमें सोपान है, यह चार ऐसे हैं, पहले नियम, फिर स्पष्टीकरण, फिर प्रयोग प्रदर्शन, फिर परीक्षण। माने यहाँ नियम से परीक्षण की ओर हम चल रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे कि हाँ यह चीज होगा। तो नियम से उदाहरण की ओर कह दो, तो नियम से प्रारंभ होता है निगमन, और आगमन उदाहरण से प्रारंभ होता है। इस चीज को ध्यान देना है। इसके जो कुछ गुण हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, किसके क्या गुण हैं। परंपरागत विधौ अस्याह विधे प्रयोग अधिकतया भवति स्म, तत्र सूत्राणाम लक्षणानाम एवं प्राधान्यता भवति स्म। कह रहे हैं कि परंपरागत जो विधि है इसकी, परंपरागत विधौ अस्याह विधि प्रयोग, परंपरागत विधि में भी अगर होता इस विधि का प्रयोग किया जाता था, अधिक रूप से होता था। वहां पर सूत्राणाम लक्षणानाम एवं प्रधानता बहुत, इसमें वहां पर सूत्रों और लक्षणों की प्रधानता होती थी। जब बहुत पहले सूत्र पढ़ाए जाते थे, नियम पढ़ाए जाते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे, मतलब निगमन विधि में ही पहले होता था। अभी भी व्याकरण पढ़ोगे तो आप देखोगे सूत्र बताया जाता है, अक श्रवण दीर्घ आद गुण ई को, अब उसको एक्सप्लेन कर करके फिर उसका उदाहरण बताया जाता है ना। तो वो वाली पहले सिखाया जाता था, परंपरागत जो सिस्टम था उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता था। अयम विधि छात्राणाम ज्ञानम तीव्रतया विकासयति, इस विधि से छात्रों के ज्ञान तीव्रता से, इसमें तर्क शक्ति बढ़ जाती बहुत तगड़ा। अब आप लोग याद होगा बर्नौली थ्योरम, जब कोई असंपीड्य तथा अश्याम द्रव धारा रेखी प्रवाह में होता है तो एकांक आयतन की, किसी बिंदु पर एकांक आयतन की तीनों ऊर्जाओं अर्थात दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जाओं का योग क्या होता है, नियत होता है। यही ना आप लोग पढ़ते हैं। तो जब यह आप पढ़ोगे, इसको अगर आप पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, पूरी की पूरी बातें, यह नियम हो गया। उसके बारे में समझते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, चलते हैं। उससे भी हुआ है, बहुत सारा पढ़ाई आप ऊपर वाले क्लास में देखेंगे, इसी से होता है। तो छात्राः सामान्य नियमान विज्ञाय उदाहरणानि अवलोक्य सत्यम प्रतिगच्छन्ति, छात्र सामान्य नियमों को जान कर करके उदाहरणों को देखते हुए सत्य की ओर जाते हैं। माने क्या सत्य है, सत्य की ओर, माने नियम जानते हैं, फिर उदाहरण, मतलब वही होता है कि हम लोग क्लास में विज्ञान के तमाम नियमों को पढ़ते हैं, फिर लैब में जाकर करके क्या करते हैं, उसको प्रयोग करके देखते हैं ना। फिर उदाहरणों में देखते हैं कि इससे यह मशीन बनाइए, इससे मशीन बनाइए, इस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे सेंट्रीफ्यूज वाली मशीन देख लीजिए, फिर मथनी में देख लीजिए जिससे मंठा मारते हो, किस तरीके से उसको घुमाते हैं तो क्रीम अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। इसी तरीके से नियम पढ़ते हैं कि हाँ क्यों अलग हुआ, क्या होता है इनर्शिया, सब कुछ पढ़ते पढ़ते जरूरत वगैरह पढ़ करके फिर आगे चलते हैं, फिर वहां पे हम लोग पहुंच जाते हैं उस मशीन तक। वैसे ही है। तो यह क्या है, सामान्य नियमों को जान कर करके, उदाहरणों को देख कर करके सत्य की ओर चलते हैं, मतलब यह काम है नियम से उदाहरण की ओर वाले में। अस्याह विधौ प्रयोग सर्वस्व स्तरेषु कर्तुम शक्यते, इस विधि में प्रयोग, इस विधि का प्रयोग सभी स्तरों में आप कर सकते हैं। ठीक, कहीं इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, कहीं थोड़ा कम मिलेगा। दोष क्या है यह इसका, देखो, अयम विधि
निरसताम उत्पादित, इससे निरसता होती है, जो बहुत इसमें ज्ञान खपाना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, नहीं रिजल्ट आया बार बार दोहराना पड़ता है। कई लोग तो जाते हैं लैब में, आज भी साइंस वाले में रोते हैं, किसी तरीके से नकल फकल मार करके रीडिंग फीडिंग छाप के चले जाते हैं। और कई जगहों पे तो लैब में लेके जाते ही नहीं है टीचर लोग, क्योंकि हमको लगता है खुद ही नहीं जानते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो नहीं जानते हैं, साइंस के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, बायो के बहुत कम लोग, दो एक तो जानते हैं, उसी पे चलते हैं। केमिस्ट्री वाले तो वो बहुत कुछ नहीं जानते हैं। और भौतिक वाले तो क्या बताएं हम, वो तो इधर उधर करके गोलमाल करे होंगे तो एकदम नहीं बता सकते हैं। उनका केवल एक सेटअप बिगाड़, दोबारा वो जोड़ भी नहीं सकते। इतनी बुरी स्थिति है ऐसे लोगों की। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी पढ़े हैं, साइंस से पढ़ करके आए हैं, एक बार सर्किट तोड़ दो, दोबारा कर दो सर्किट बैठा दें, सेटअप फिर से तैयार कर दे, नहीं कर पाते हैं। केमिस्ट्री वालों में अगर किसी का टेस्ट पूछ दो तो नहीं बता सकते हैं। पूछ दो कि हमको n/20 का सोल्यूशन एक चाहिए, इस वाले का चाहिए, हम आपको प्लेट्स दे रहे हैं, आप चलो इसको कर लेते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं बना पाते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं बनाओ, कैसे प्रैक्टिकल करोगे, कैसे वहाँ पे कराओगे। HCl खत्म हो गया, चिल्लाएंगे इतना जैसे लगता है HCl खत्म, अरे मंगवाओ उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन उसका, उससे बनाओ अपने यहाँ, डाइल्यूट करो। बहुत सारे पता चला कि FeCl3 नहीं है, न्यूट्रलाइज नहीं है, एसिडिक हो गया है। अरे आप इतना तो आप कर ही सकते हो, लेकिन नहीं पता होता, नहीं कर पाते हैं। कितनी नॉर्मलिटी चाहिए, कितनी मोलिटी चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं, बस उनको बस किताब खोलेंगे, कुछ देखेंगे, 2-4 चीज़ वो जान जाते हैं। आयरन का टेस्ट पता चला, अमोनिया का टेस्ट जान गए, छोटा मोटा टेस्ट जान गए, बस हाँ चलो इसी से काम बन गया, उसी में उलझाए रहते हैं। नहीं होता है। केवल माध्यमिक विद्यालयेषु एवं अयम विधि अत्यंत उपकरोति, कह रहे हैं कि केवल माध्यमिक विद्यालयों में यह विधि अत्यंत उपयोगी हो सकती है। हम बताए ना प्राथमिक वाले में थोड़ा सा कठिन लगने लगा, प्राथमिक वाले में आप आगमन करवाइए, ज़्यादा सही है। माध्यमिक वगैरह में जाएंगे तो उसमें यह बहुत ही अच्छा हो जाता है, और फिर बेस्ट भी कह सकते हो आप ऊपर जाने के बाद, क्योंकि फिर वहाँ बच्चों की तरह रहना कि हर चीज़ का उदाहरण देते चलो, नहीं पता चला वो बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया गया कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। कोई कहेगा सर रैंक का क्या यूज है, क्या मतलब है, रैंक क्यों क्या रैंक निकालेंगे, इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करो, पता है आइगन वैल्यू क्यों फाइंड करें, क्या होता है आइगन वैल्यू, कहाँ जिंदगी में प्रयोग है, फिर तो फंस ही जाएगा मैटर पूरा, ठीक है, फिर फंस जाएगा। डिफ्रेंसिएशन है कहाँ यूज है, इसका कहाँ यूज है, सबका यूज है, समझाते रहोगे फिर उसका, उस लेवल में नियम से उदाहरण वाला चलता है, नियम बता करके बहुत देर तक थोड़ा बहुत एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। अब आगे जो है यह बहुत ही बेहतरीन है, पाठ योजना विधि हार्वर्ड टी पंचपदी, जो हार्वर्ड की पंचपदी थी इसी से संदर्भित है, इसमें आपका यह पॉइंट आएगा। इसके बाद आपका बचेगा 16, 17, 18, 19, 20, कम से कम 5-6 पॉइंट हैं। इसको हम लोग देखते हैं, वीडियोस थोड़ी देखें कितनी बड़ी हो गई है, करीब 32-33 मिनट के आसपास हो गई है। इसको हम लोग दूसरे, इसके आगे यहाँ से हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे, ताकि दूसरे वीडियो में देखने से क्या होता है कि आराम से चल भी जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। लंबी लंबी क्लासेस भी लिए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पार्ट्स में करने से आपको रेस्ट भी मिल जाता है समझने का। 10 मिनट रेस्ट लेकर के फिर हम इसको करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।